ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक वाले हैं वो चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं, मतलब उनका जो स्टार्टिंग वाला पीरियड है वो चौथा पीरियड है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। शुरू के जो 3 पीरियड हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें कोई डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं है, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है बेटा, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पे मुश्तमिल है, जिनको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वालों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है और डी ब्लॉक वालों को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स चौथे पीरियड से स्टार्ट होते हैं और जो इनकी पहली सीरीज है वो 3D सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 3D में होती है। अच्छा, जो स्कैंडियम से जिंक पर खत्म हो जाती है, स्कैंडियम से शुरू होती है बेटा, स्कैंडियम 21 से जिंक तक। अच्छा, उसके बाद पांचवें पीरियड के अंदर भी जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो 10 हैं, यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, वाई से 39 से लेकर 48 तक। अच्छा, उसके बाद है 6 पीरियड। तो 6 पीरियड में ये आपको बता दूं कि 6 पीरियड में जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं, एक 57 वाला एलिमेंट है, 57 वाला एक एलिमेंट है। उसके बाद 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसका मतलब है जो 60 सीरीज है बेटा, 60 सीरीज, तो 60 सीरीज में एक 57 वाला डी ब्लॉक है, सिर्फ एक 57 वाला, से लेकर 71 तक ये एफ ब्लॉक में आ जाते हैं। उसके बाद दोबारा डी ब्लॉक शुरू हो जाता है 72 से 80 तक। तो बुक्स में यही दिया होगा कि भाई 57 से लेकर 80 तक, अगर हम 57 से 80 तक एलिमेंट को काउंट करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा एलिमेंट हो जाते हैं बेटा, 57 से 80 तक बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें 10 ब्लॉक जो है 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं और 14 एलिमेंट्स ए ब्लॉक के भी हैं। तो इसका मतलब है 57 से लेकर 80 तक सिर्फ डी ब्लॉक नहीं, उसके अंदर ए ब्लॉक भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि ए ब्लॉक 58 से शुरू हो जाते हैं 71 तक। ठीक है, उसके बाद है बेटा 60 सीरीज। जो 60 सीरीज है ये 7वें पीरियड में है, आखिरी पीरियड में। अच्छा, जो 89 से शुरू होता है बेटा, 89 पहला एलिमेंट डी ब्लॉक का, मगर उसके बाद 90 एलिमेंट डी ब्लॉक का नहीं है, 90 एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक का है बेटा। 90 जिसका एटॉमिक नंबर है वो एफ ब्लॉक का है, थोरियम। तो थोरियम से लेकर बेटा जो 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाते हैं। देखो 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक आ जाते हैं। एक्टिनाइट सीरीज है बेटा, 5F सीरीज है, 5F सीरीज एक्टिनाइट्स की होती है, जो 90 से शुरू होती है और खत्म होती है जाकर 103 पे। 104 के बाद दोबारा डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाते हैं 112 तक, उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट से। अच्छा, तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है बेटा, जो समझे 80 से ऊपर वाले हैं, 83, ये सारे आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सभी बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेज खारिज करने वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और उनमें तो कुछ तो आर्टिफिशियल है, जो जिसको यूरेनियम से बनाया गया, ट्रांस यूरेनियम जिनको कहा जाता है बेटा, ट्रांस यूरेनियम, मतलब 92 के बाद वाले, 92 के बाद वाले जो एक्टिनाइट्स हैं बेटा वो ट्रांस यूरेनियम है, मतलब वो आर्टिफिशियल हैं, यूरेनियम से बनाए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सीरीज कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, कहां से शुरू कहां पे खत्म। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बेटा 2 सीरीज हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म, एक्टिनाइड कहां से शुरू होती है, कहां पे खत्म, उनके एटॉमिक नंबर, उनका शुरू वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और आखिर वाले का एटॉमिक नंबर, बेटा ये याद करेंगे। अगर कोई बीच में अगर आपको पूछा जाए भाई ये एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, तो आप बता सकते हो, अगर सीरीज के बीच में से पूछा गया तो। अगर आपको पूछा जाए तो 44 एलिमेंट, तो आपको पता है कि जो 4D सीरीज है वो 39 से शुरू होती है,
बेटा 4D सीरीज 39 से शुरू होती है, खत्म होती है 48 पे, तो इसका मतलब है ये तो 4D सीरीज में एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको पूछा जाता है भाई 92 या 93 एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा, मतलब किस ब्लॉक, सॉरी अपना जो है, हाँ ब्लॉक इसका कौन सा होगा, तो ए ब्लॉक का पता आपको होगा। एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको याद है शुरू का एलिमेंट और आखिर का एटॉमिक नंबर याद है, तो आप बता सकते हैं कि बीच वाला एलिमेंट किस सीरीज का होगा। तो बेटा ये याद करना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं प्रीवियस पेपर के अंदर। ठीक है, और कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी 3D सीरीज की। बेटा 3D सीरीज, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी हमने। दो जगह इरेगुलरिटीज हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्रोमियम में कापर में, ये जरूर याद करना, क्योंकि ज्यादातर वो एक्सेप्शनल इस तरह के केसेस दे देते हैं। ठीक है, जिनमें एक्सेप्शनल केसेस हैं वो आपको दिए जाते हैं। अब ये दो एलिमेंट याद कर लो, क्रोमियम कापर, और क्रोमियम में जो डी ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड होता है, इसका इलेक्ट्रॉन डी में जम लगाता है, और कापर में जो डी ऑर्बिटल वो कंप्लीट फील्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन डी में जम लगाता है ड्यू टू एडिशनल स्टेबिलिटी। अब आते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वैलेंशियल, ये होगी n-1 D1 to D10, n is 0 1 2। अब मैं क्यों लिख रहा हूं 0 1 2, क्योंकि कुछ आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसी मिलेगी जिसमें एस के इलेक्ट्रॉन में एस के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। आगे आपको ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बेटा मिलेगी, इसके अंदर ही मिलेगी। 4D सीरीज के अंदर देख लो बेटा, 4D सीरीज के अंदर ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। ठीक है, अब देखो पीडी, अगले पेज पर आ जाओ, जो पैलेडियम है पीडी 46 एटॉमिक नंबर है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लो बेटा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख लो, तो एस के इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। अच्छा, क्रोमियम कापर में एस के इलेक्ट्रॉन 1 हो जाते हैं, और बाकी में एस में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसलिए मतलब ये लिखा गया भाई एस में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन डी में जम लगाते हैं। उसमें क्रोमियम कापर में एक इलेक्ट्रॉन एस का डी में जम लगाता है, मगर जो पीडी है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन एस के डी में जम लगाते हैं। बेटा इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन दी भी गई है, इसके अंदर देख लो अगले पेज पर, 48 पेज पर देखो, 48 पेज पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीडी की गिवन भी है, एटॉमिक नंबर है 46, आप देख सकते हो। 3D सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी है बेटा, 4D सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। तो 4D सीरीज के अंदर ऐसा है कि एस के इलेक्ट्रॉन दोनों डी में जंप लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि n-1 D1 टू D10, D1 मतलब डी में एक इलेक्ट्रॉन से लेकर 10 तक जाते हैं, डी में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की रेंज लिखी हुई है। और एन एस में इलेक्ट्रॉन 0 भी जा सकते हैं, 1 भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, ज्यादातर तो 2 होंगे, ज्यादातर बेटा 2 होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है तो एस में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो जाता है, कहां 2 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है तो एस में इलेक्ट्रॉन 0 भी हो जाता है। अच्छा, अब ये एन है क्या, एन है नंबर ऑफ पीरियड, बेटा एन नंबर ऑफ पीरियड को शो करता है। अगर एलिमेंट चौथे पीरियड का है, चौथे पीरियड का है, तो एन की वैल्यू 4 रखेंगे, हम लिखेंगे 4s, 0 1 या 2, और 4 में से एक जाएगा 3D 1 to 10, ये इसका वैलेंशियल है। अब देखो बेटा वैलेंशियल 3D सीरीज आप पढ़कर आए थे ना इलेक्ट्रॉन, 3D सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है 3D में जा रहे हैं। ठीक है, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मगर क्रोमियम कापर में 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में जंप लगा देता है, तो एस का इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है। मगर अगर आगे हम सीरीज पढ़ेंगे तो कहीं कहीं ऐसा भी है कि दोनों एस के इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगा देते हैं। अच्छा, उसके बाद है 5s, अगर पांचवा पीरियड है बेटा, पांचवा पीरियड है तो क्या लिखेंगे हम, 5s लिखेंगे। तो याद कर लो, ए से डी एक कम होता है बेटा, ए से डी 1 यूनिट कम होगा,
अगर 4s है तो 3d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5s है तो 4d में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6s है तो इलेक्ट्रॉन 5d में जाते हैं। तो एक देखो d एक कम होता है, इसलिए n-1 लिखा हुआ है। याद कर लो, जो एस का क्वांटम नंबर होगा बेटा, एस का क्वांटम नंबर, उससे डी का एक यूनिट कम होगा, मतलब 4s है तो 3d होगा, इसलिए n-1 लिखा हुआ है। ये देखो n-1 क्यों आया है, n-1 इसलिए आया है कि जो n की वैल्यू होगी d की, वो a से एक यूनिट कम होगी, क्योंकि 4s के साथ 4d नहीं होता बेटा, 3d होता है, 5s के साथ 4d होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 4d में जाएंगे 1 से 10 तक, ठीक है। और एस में 0 1 2, ये मैं बता रहा हूं कि भाई एस में इलेक्ट्रॉन, कहीं एस के इलेक्ट्रॉन मतलब जंप, पूरे जंप लगा देते हैं, मतलब वो कोई एक रेयर केस होगा उसमें, नहीं तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। या सपोज करते हैं जब डी में 9 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगा देता है, तब डी एस में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो ये इसलिए 0 1 2 दिया गया है बेटा, 0 1 2 इसलिए दिया गया है, ज्यादातर इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और कहीं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी में चला जाएगा, कहीं इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे। अब इसके बाद है 6s 0 1 2 और 4d, सॉरी 5d 1 to 10। तो ये जनरल मैंने लिखा था बेटा, ये क्या है, अगर कहीं इससे आ जाता है भाई डी ब्लॉक वालों की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन बेटा, जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द डी ब्लॉक वैलेंशियल। अच्छा, अब आते हैं एफ ब्लॉक पे बेटा, अब आते हैं एफ ब्लॉक पे। तो ये है n-2 f1 to 14 n-1 d1, और ये है n-2। 0 भी होता है, कहीं 1 भी होता है, कहीं 2 भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में भी जंपिंग होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती रहती है, ठीक है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कभी 0 भी हो जाता है, कभी 1 भी हो जाता है, मगर 1 से ज्यादा नहीं होगा डी में, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एफ में जाते हैं। और अगर इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे बेटा, तो अगर पीरियड, इनका पीरियड छठा होता है, 6s2 1 0 1 2, अच्छा 5d 0 1 और 4f 1 to 14। बेटा ये जनरल मैंने लिखा है, ये जनरल है कि कहीं कहीं वैसे तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मगर कोई ऐसा एग्जांपल भी होगा जिसके अंदर एस का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप लगा देता है, ठीक है। और फिर 5d है 0 1, क्योंकि कहीं के आपको ऐसे एग्जांपल भी होंगे जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा एफ के अंदर जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो हमारी बुक में ये जनरल लिखा हुआ है, हमारी जो सिंध की सिलेबस उसमें लिखा हुआ है 6s2 5d1 और 4f 1 to 14। बेटा ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ए ब्लॉक वालों की, इसके अंदर नहीं है बेटा, ये फेडरल के बुक में नहीं है, मैं जनरली आपको बता रहा हूं, जनरल आपको बता रहा हूं कि इनका वैलेंशियल ये होता है, ठीक है, n-2 f n-1 d1 और ns2। इसका मतलब है इनका जो वैलेंशियल है उसमें s भी काउंट होता है, d भी काउंट होता है और f भी काउंट होता है। बेटा इनके वैलेंशियल में जो एफ ब्लॉक वालों का वैलेंशियल है उसमें इलेक्ट्रॉन d के भी काउंट होते हैं और एस के भी इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं और एफ के भी इलेक्ट्रॉन काउंट होकर फिर इनका ग्रुप ऐसे बनता है, ठीक है। तो 6s2 5d1 4f 1 to 14 1 to 14 मतलब है 1 से लेकर 40 तक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो ये लेंथेनाइड है बेटा, ये है लेंथेनाइड,
अब एक्टिनाइड्स का क्या होगा? एक्टिनाइड्स का 7वां पीरियड है बेटा, और सिंध के सिलेबस में इनका वैलेंस लिखा हुआ है 7s2 61 5f1 to 14 का मतलब है इलेक्ट्रॉन 7s में जाएंगे, 7s के बाद 60 में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी f के अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बेटा फिलिंग किसके अंदर होगी? f के अंदर होगी फिलिंग इलेक्ट्रॉन की 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन f के अंदर ही फिल होंगे। तो ये जनरल बेटा वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल देखो NS2 होगा, और n शो करता है पीरियड के नंबर को, जो n है वो पीरियड के नंबर को जाहिर करता है। अगर और आपको बताया कि लेंथेनाइट 6ठे पीरियड में है और एक्टिनाइट 7वें पीरियड में है बेटा, लेंथेनाइट 6 पीरियड में, एक्टिनाइट 7वें पीरियड के अंदर, तो n की वैल्यू रखेंगे हम, n की वैल्यू 6 रखी, इधर 6 में से एक जाएगा 5d और 6 में से 2 जाएंगे 4f, ये इनका वैलेंशियल है। ठीक है, ये इसलिए लिखा गया ऊपर 0 1 2 कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि एस का इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगा देता है, ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, नहीं तो एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, और डी में भी कभी कभी होता है, डी में एक इलेक्ट्रॉन, मतलब डी में इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शनल है कि जब इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 6s के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाते, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इसलिए डी में एक इलेक्ट्रॉन लिखा है। और कहीं कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जंप लगाकर एफ में चला जाता है, इसलिए 0 1 लिखा हुआ है, 0 भी लिखा हुआ है। आप देखोगे आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ए ब्लॉक वालों की कहां कहीं के आपको नजर आएगा कि डी में जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 लिखे हुए हैं, कहीं लिखा होगा डी में 1 इलेक्ट्रॉन, मगर डी में 1 से मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब एक एफ की फिलिंग होती है, जब फिलिंग एफ की होती है तब मैं बता रहा हूं कि एफ की फिलिंग के दौरान। ठीक है, तो देखो अगर हम इसकी 58 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 58 की बेटा, 58 की, तो इसकी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 देखो, और यहां हो गए 56। 6s2 के बाद जो सीक्वेंस है बेटा, 6s2 के बाद अगर आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने तो पता है कि सीक्वेंस क्या है। 6s2 के बाद 6s2 के बाद 4f को भरना चाहिए, 6s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाने चाहिए, सीक्वेंस जो है, मगर सीक्वेंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं होती। 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाता है, ओ 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ये एक्सेप्शनल है, ये याद कर लूं, ये बेटा रूल से एक्सेप्शनल है कि 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाना, क्योंकि 6s के बाद तो 4f को भरना चाहिए, 6s के बाद तो 4f की फिलिंग होनी चाहिए, मगर 4f की फिलिंग नहीं होती है, वहां d में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन f में जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन f में जाते हैं। तो देखो ये इसकी फर्स्ट हो गया, तो ये सेम हो गया ना, 6s2 5d1 4f1, फिर 4f2 होगा, फिर 4f3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, भरते जाएंगे जब तक f पूरा भर न जाए। जब f की फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन d में जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखो, ये जो 58 है ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है। देखो बेटा ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है, जो एफ ब्लॉक का उसका फर्स्ट एलिमेंट यही है 58 वाला। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफ में जाना शुरू करेंगे और जब तक एफ की फिलिंग पूरी ना हो जाए। तो ये एक्चुअली इसके अंदर नहीं है, मैं बता देता हूं, ये बुक में एफ ब्लॉक बेटा है ही नहीं, सिर्फ बताया गया कि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है बस, जस्ट उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं गिवन है। ठीक है, और ये आपको मैं पढ़ा दूंगा सिंध का सिलेबस जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिवीजन क्लासेस में, तब आपको मैं पढ़ा दूंगा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे, जो कल जहां से हमने बेटा खत्म किया था। देखो कल हमने पढ़ा था फर्स्ट इनर ट्रांजिशन। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन मैंने आपको बता दिया,
पहली जो इनर ट्रांजिशन सीरीज है 58 से शुरू होती है, 58 से शुरू होती है, कहां पे खत्म होती है? 71 तक। और जो सेकंड इनर ट्रांजिशन की सीरीज है, इनर ट्रांजिशन मतलब ए ब्लॉक वाले, वो 89 से शुरू होती है, खत्म होती है 103 पे। ठीक है, अब आते हैं जिंक पे। बेटा सेकंड बी, जिंक, कैडमियम और मरकरी पे। बेटा जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको कहते हैं नॉन टिपिकल एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है द एलिमेंट्स व्हिच आर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। ठीक है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रल एटम या वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, या आयन, उसका जो कॉमन आयन हो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग डी के अंदर हो, तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मगर इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके जो आयन्स हैं बेटा, इनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो बेटा कंप्लीटली फिल्ड है। जब इनका हम आयन बनाते हैं उसके अंदर भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एस में से जाते हैं। इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। अब देखो जिंक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो आप, तो जिंक ये आर्गन, आर्गन 3d10 4s2 जिंक की, तो डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। और जिंक आयन की करोगे तो भी यही हो जाएगा, आर्गन 3d10 4s0। तो इसका मतलब है इनका डी ऑर्बिटल तो कंप्लीट फील्ड है एटम के अंदर और आयन के अंदर भी। एटम के अंदर और आयन के अंदर भी इनका डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीट फील्ड है। तो इसका मतलब है एक्चुअली इनको डी ब्लॉक में कहीं कहीं शामिल भी नहीं किया गया है। ठीक है, किनको? जिंक, कैडमियम ग्रुप को, इसलिए इनको नाम दिया गया है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस ग्रुप को? एक जिंक वाले ग्रुप को और एक थर्ड बी को। बेटा थर्ड बी, अच्छा थर्ड बी में आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनियम, इनकी भी यही कॉन्फ़िगरेशन है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता दूं, स्कैंडियम की आर्गन 3d1 4s2, और जो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, सॉरी स्कैंडियम, बेटा स्कैंडियम का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो +3 में देखो आर्गन 3d0 4s0, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब है ये डी ब्लॉक में शामिल नहीं होगा, तो इसको हम कहेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा दो ग्रुप जो हैं इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। दो ग्रुप वालों को, दो ग्रुप है बेटा, एक सेकंड बी जिंक, कैडमियम, मरकरी को, एक थर्ड बी स्कैंडियम, स्कैंडियम के अलावा यट्रियम है, लेंथेनियम है, इनको कहा जाता है। अब इसका एटॉमिक नंबर है 21, इसका 39, इसका 57 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 30, 48, इसका 80 एटॉमिक नंबर है। तो ये एलिमेंट जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल है। पढ़कर देखते हैं क्या कहता है ये। कहता है जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स में शामिल नहीं किया जाता बिकॉज दे हैव कंप्लीट फील्ड डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन है कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड हो। ठीक है, एटॉमिक स्टेट के अंदर या उसकी आयनिक स्टेट के अंदर। इट इज एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड दीज एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि इनकी कुछ मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांजिशन से मिलती है। जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाते हैं अमोनिया के साथ, हेलाइड के साथ, अमाइन के साथ,
और केमिकल बिहेवियर भी ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा है, इसलिए मगर इनको अलग से नाम दिया गया है नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट का। अब आते हैं कोइनेज मेटल्स। बेटा फर्स्ट बी वाले, जो फर्स्ट बी वाले हैं उनको, मगर फर्स्ट बी वालों के साथ ये है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि सर फर्स्ट जो बी वाले हैं कॉपर है, कॉपर बेटा फर्स्ट बी में आर्गन 3d10 4s1 ये है, तो इसको भी होना चाहिए शामिल बेटा ये एटॉमिक स्टेट में। मगर इनका जो आयनिक स्टेट है, आयनिक स्टेट कॉपर 2 के अंदर ये हो जाता है आर्गन 3d9 हो जाता है 40। इसका मतलब है डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, पार्शियली फिल्ड हो गया बेटा। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? पार्शियली फिल्ड हो गया। तो ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल है बेटा, ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल है, मतलब फर्स्ट बी वाले शामिल है टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, क्योंकि इनके जो एटॉमिक स्टेट है उसमें तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मगर उनका जो आयनिक स्टेट है, आयनिक जो स्टेट है उनके अंदर जो डी ऑर्बिटल है वो बेटा पार्शियली फिल्ड है। तो कोइनेज मेटल्स बेटा, कोइनेज मेटल्स कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है। इनके जो आयनिक स्टेट हैं कॉपर 2 में देखो डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ag2 उसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Au3 गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर सॉरी चार्ज होती है +3 होती है गोल्ड की, उसके अंदर 5d8 हो जाता है बेटा। गोल्ड के अंदर जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज होता है गोल्ड करता है, तो 5d में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, क्योंकि गोल्ड भी इसी ग्रुप का है, गोल्ड का भी डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड था, ठीक है बेटा। गोल्ड जो है Au, जीनान, ठीक है, जीनान 6s2 5d10 6s1 ये था। मगर गोल्ड का जो आयन बनता है, गोल्ड की जो चार्ज होती है +3 होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें क्या होगा? Xe 5d8 हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। गोल्ड जो आयन बनाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है +3 में वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो डी में देखो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो गया इसका। तो डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या तो एटॉमिक स्टेट के अंदर या आयनिक स्टेट के अंदर, उसको हम शामिल करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अच्छा, तो ये कोइनेज जो मेटल्स हैं बेटा, कोइनेज मेटल्स ये आते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब आते हैं टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा टिपिकल है कौन सा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो 2 ग्रुप है, इनको याद कर लो बेटा, 2 ग्रुप हैं, एक सेकंड बी वाले जिंक कैडमियम मरकरी, 3 तो एलिमेंट्स हैं याद करने हैं आप लोगों को। एक थर्ड बी वाले जो शुरुआत वाले हैं, स्टार्टिंग वाले हैं, स्कैंडियम है, यट्रियम है और लेंथेनियम है, ये आपको याद करने हैं। इसमें भी लिखे हुए सेकंड बी और थर्ड बी, ये आते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। इट इज क्लियर दैट सेकंड बी, कहता है क्लियर है कि सेकंड बी जिंक कैडमियम और मरकरी डू नॉट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनका डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड नहीं है, इनका जो डी ऑर्बिटल देखो पार्शियली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है। इनका जो डी ऑर्बिटल वो बेटा कंप्लीटली फिल्ड है, एटॉमिक स्टेट के अंदर भी और आयनिक स्टेट भी के अंदर भी, एटॉमिक स्टेट के अंदर भी और आयनिक स्टेट, क्योंकि जिंक का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +3 नहीं है। दे डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज भी शो नहीं करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप थर्ड बी, जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप थर्ड बी के, स्कैंडियम है, यट्रियम है, लेंथेनियम है, डू नॉट शो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट
जैसी नहीं है, मतलब उनसे थोड़ी डिफरेंट है प्रॉपर्टीज। इन द कंपाउंड दे शो ट्राई पॉजिटिव आइन, कंपाउंड के अंदर ये बनाते हैं ट्राई पॉजिटिव आइन, बेटा ट्राई पॉजिटिव आइन बनाते हैं। और ट्राई पॉजिटिव आइन में देखो डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है, ट्राई पॉजिटिव आइन के अंदर जो डी में इलेक्ट्रॉन है वो बेटा जीरो है, ठीक है। स्कैंडियम के अंदर भी, यट्रियम के अंदर भी, लेंथेनियम के अंदर भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसकी वजह से इनको कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बेटा एक टिपिकल एक दूसरे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो याद करने पड़ेंगे। अगर आप नॉन टिपिकल याद कर लोगे बेटा, नॉन टिपिकल याद कर लो तो बाकी टिपिकल ही है। नॉन टिपिकल के अंदर एलिमेंट्स कितने, टोटल 6 तो एलिमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। एक ये हो गया जिंक, कैडमियम, मरकरी हो गया, और एक है जो है सेकंड और थर्ड बी वाले, ये एलिमेंट्स हो गए बस, ये नहीं है बेटा, ये शामिल नहीं, ऐसा नहीं, आप इसको भी याद कर लो। ये बेटा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, टिपिकल और नॉन टिपिकल का। एलिमेंट के बारे में पूछा जा सकता है या ग्रुप के बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप को कहा जाता है, सेकंड बी को और थर्ड बी को, और एलिमेंट के नाम याद करने, बाकी टिपिकल एलिमेंट्स हैं, उनका रीजन भी इसके अंदर पड़ा है क्यों नहीं कहा जाता इनको। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, इनको अलग अलग से भी किया गया, नीचे भी देखो उनका चार्ट अलग से बना हुआ है बेटा, दो जगह, दो तीन जगह इनको अलग किया गया है। अब आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। बेटा देखो जनरल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पता है आप लोगों को कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, मतलब इनसे आप तार बना सकते हो बिजली की, इनसे आप चादर बना सकते हो। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड बनता है। इनका साइज छोटा होता है बेटा, इनका साइज स्मॉल है, ठीक है। और इसके अंदर जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है, मेटेलिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर बनता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं इनके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हीट और इलेक्ट्रिसिटी में पास हो जाती है, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, मोस्टली इनके कंपाउंड कलर्ड हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी डी ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जंप लगाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। अगर डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है बेटा, अगर डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है, जैसे अगर सपोज करते हैं स्कैंडियम है, स्कैंडियम तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, डी में इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कलरलेस होगा। टाइटेनियम है, टाइटेनियम का अगर चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे टाइटेनियम तो वो भी कलरलेस होगा, ठीक है। और अगर जिंक है, जिंक का डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो उनके कंपाउंड भी कलरलेस होंगे। तो इसका मतलब है अगर डी में इलेक्ट्रॉन बेटा जीरो है, अगर जिस कॉम्प्लेक्स में देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके डी में इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो वो समझे कलरलेस होगा, या डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है तो वो भी कलरलेस होगा। तो इस हिसाब से, और बाकी तो बाकियों के कलर हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, उनके कलर, ठीक है। जैसे कापर का जो आयंस होते हैं, कापर के कंपाउंड जो ब्लू कलर के होते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट्स जो भी हैं उनके जो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनके अंदर कलर भी बेटा मुख्तलिफ है। उनको कलर को कोशिश करके जो बुक में कलर दिए गए बेटा वो याद करने पड़ेंगे आपको। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो उनके कंपाउंड मोस्टली कलर्ड है, अब नहीं कहते 100% कलर्ड है मगर मोस्टली वो कलर्ड है कंपाउंड्स, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स है मोस्टली पैरामैग्नेटिक है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली पैरामैग्नेटिक हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, 3 किस्म के हैं इसमें, एक मोस्टली पैरामैग्नेटिक है और कुछ डायमैग्नेटिक भी हैं, जैसे जिंक वाले ग्रुप डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, पेयर्ड हो जाएंगे, पेयर बना लेंगे, क्योंकि डी के 5 आर्बिटर्स हैं, हर आर्बिटर में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे
तो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। इसका मतलब है डायमैग्नेटिक वो होगा जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगा मगर रिपेल करेगा मैग्नेट को, ठीक है। और उसके बाद कुछ फेरोमैग्नेटिक भी हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को, उनको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वाले जो है फेरोमैग्नेटिक भी हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ज्यादा होंगे वो बेटा फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। अब उनमें वीकली पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कम होंगे उतनी वीकली पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेटा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनमें मोस्टली पैरामैग्नेटिक है। अगर आ जाए ना क्वेश्चन, मोस्टली पैरामैग्नेटिक है। ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा। उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब है चेंज होता रहता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उनका जो वैलेंस शेल है वो N-1D भी है और NS भी है। बेटा पढ़ाया था ना आपको मैंने, अभी पढ़ाया था वैलेंस शेल N-D भी है और NS ऑर्बिटल भी है। S और D ऑर्बिटल दोनों उनका वैलेंस शेल है। देखो उनका वैलेंस शेल क्या है, ये देखो N-1D और NS ऑर्बिटल है, ये इनका वैलेंस शेल है। और इनमें एनर्जी का डिफरेंस भी कम होता है। एस और डी में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी कम है, इसलिए ये यूटिलाइज करते हैं एस के इलेक्ट्रॉन को भी और डी के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बेटा एस के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं और डी के इलेक्ट्रॉन को भी यूटिलाइज करते हैं, इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वेरिएबल होगा। तो देखो आयरन है Fe2 Fe3 कॉमन है, फेरस और फेरिक पढ़ा होगा आप लोगों ने। Fe2 जब Fe2 है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एस के लूज करेगा वो। जब Fe3 है तो दो इलेक्ट्रॉन एस के से लूज होंगे, एक इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा, कल आपको मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वेरिएबल है, ठीक है, सिवाय कुछ एलिमेंट्स के। जैसे जिंक है, जिंक का एक कांस्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, बाकियों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है। और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बेटा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये डिपेंड करता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टीज हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आपको यहां से मैं पढ़ा देता हूं कि दे आर मेटलिक, ये मेटल हैं। सम ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्री, मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इंडस्ट्री में रोल है। देखो हेबर प्रोसेस में आयरन का रोल है, आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में इंडस्ट्री में V2O5 का रोल है, वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। और वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में तब्दील करने के लिए निकल कैटलिस्ट यूज होता है, प्लैटिनम यूज होता है, पैलेडियम यूज होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। तो बेटा इनका कैटलिस्ट का मतलब इन एलिमेंट्स का रोल है इंडस्ट्री के अंदर। किसका, आयरन, क्रोमियम, आयरन, निकल, कॉपर, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। बेटा टंगस्टन जो है ये इसमें बल्ब में भी यूज किया जाता है। टंगस्टन की जो रॉड होती है, वायर होती है टंगस्टन की। जिरकोनियम, ठीक है। और इसके अलावा थोरियम, मतलब ये एलिमेंट्स ये ऐसे हैं जिनको यूज किया जाता है किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनता है इनमें, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उनका, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया था आपको मैंने ये अभी। अलाई बनाते हैं ये बेटा, ये अलाई बनाते हैं। अलाई कहते हैं मिक्सचर ऑफ द मेटल्स को, मेटल के मिक्सचर को अलाई कहा जाता है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है बेटा, एटॉमिक साइज तकरीबन एक जैसा है। एटॉमिक साइज क्या है, तकरीबन क्या होता है, एक जैसा साइज होता है। तो फिर क्या हो जाता है, इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है बेटा, इनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। जैसे आयरन और क्रोमियम को अलग मतलब कंबाइन किया जाता है, आयरन क्रोमियम निकल को कंबाइन किया जाता है स्टील में, आयरन क्रोमियम निकल। तो आयरन क्रोमियम निकल का तकरीबन जो एटॉमिक साइज है वो कंपेरेबल है। तो आयरन के एटम को रिप्लेस करके
आयरन के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह निकल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है। बेटा एटॉमिक साइज एक जैसा है, एटॉमिक साइज क्या है, एक जैसा साइज है, तो एटम की रिप्लेसमेंट हो जाती है। मतलब आयरन के एटम को रिप्लेस करके, आयरन के एटम को रिप्लेस करके उसके जगह पे निकल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है उसके अंदर। अगर बड़ा साइज होता तो रिप्लेसमेंट सही नहीं होती, ये छोटा साइज है तो भी रिप्लेसमेंट सही नहीं होगी। जब साइज कंपेरेबल साइज है तो आयरन के एटम को रिप्लेस करके, आयरन के एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह पे निकल और क्रोमियम को ऐड किया जाता है उसके अंदर, तो इसको कहते हैं अलाई फॉर्मेशन। तो बेटा अलाई जो है उसको जंग भी नहीं लगता है, अलाई ज्यादा मजबूत होता है। जैसे स्टेनलेस स्टील है उसको जंग नहीं लगता है, वो अलाई है। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, अलाई फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो अलाई फॉर्मेशन में मेटल्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इनमें अलाई फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं मोस्टली, कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है इनको। बेटा ये ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं इनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। मैंने बताया आपको आयरन को यूज किया जाता है, आयरन को यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर। ठीक है, हेबर प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने में। और हाइड्रोजनेशन के लिए निकल को, प्लाटिनम को, पैलेडियम को यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे ट्रांजिशन के एलिमेंट्स हैं, मोलिब्डेनम है, उसको भी यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। बेटा मोलिब्डेनम को कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है जब हम टोलिन को कन्वर्ट करते हैं बेंजीन के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा कापर को भी हम एज ए कैटलिस्ट के तौर पर यूज करते हैं, कापर और निकल के अलाई को एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं जब हम इथाइल अल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन करते हैं। बेटा इथाइल अल्कोहल की डीहाइड्रोजनेशन के लिए, तो डीहाइड्रोजनेशन के लिए इनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल को जब हम मिथेनॉल में तब्दील करते हैं तो अभी देखो मोलिब्डेनम ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, एज ए कैटलिस्ट के तौर पर उनको यूज करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एज ए कैटलिस्ट बेटा यूज किया जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को बेटा, वही सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम कल पढ़ कर आए थे, स्कैंडियम टाइटेनियम, और ये उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है कि अगर डी में इलेक्ट्रॉन एक है तो वो एक ही अनपेयर्ड होगा, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि डी के 5 ऑर्बिटल से उनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इस तरह। बेटा डी के 5 ऑर्बिटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की हम फिलिंग करते हैं। अगर सपोज करते हैं डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर अनपेयर्ड होगा, अगर डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी अनपेयर्ड होगा, सिंगल जाएगा। अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी अनपेयर्ड होगा, अगर डी में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, D4 है तो भी अनपेयर्ड, अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी अनपेयर्ड, क्योंकि सिंगल फिल करते हैं हर्ट्ज रूल के तहत। और जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 5 इलेक्ट्रॉन तो सिंगली फिल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन को हमने सिंगली फिल कर दिया। जब डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जैसे आयरन हो तो क्या करते हैं, इनको एक को पेयर बनाना पड़ेगा, 4 अनपेयर्ड हो गए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर अनपेयर्ड है। अगर डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। अगर डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा, 2 अनपेयर्ड होंगे। अगर डी में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 अनपेयर्ड होगा। अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन तो सभी पेयर्ड हो गए, और इस एलिमेंट को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। तो इसका मतलब मोस्टली तो पैरामैग्नेटिक ही होंगे, जब डी पूरा भर जाएगा, D10 होगा, तब जाकर वो डायमैग्नेटिक बनेगा। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, जो आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद इरेगुलरिटीज कौन सी है आपको बता दिया था मैंने। तो 3D सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी है बेटा, 3D सीरीज आपको मैंने पढ़ा दी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। बाकी 4D सीरीज आप खुद देख लेना, और 5D को देखो कि कहां कहां इरेगुलरिटी है, कहां पे इरेगुलरिटी है। ज्यादातर आपको 3D का पूछा जाएगा बेटा, ज्यादातर आपको 3D का पूछा जाएगा, ये जो 3D सीरीज है उसका ज्यादातर पूछा जाएगा। मगर फिर भी 4D सीरीज को देख लेना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, जो मैं आपको बता रहा था ना, पीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी है इसके अंदर, 46 के अंदर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले गए और D10 हो गया, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया पीडी के अंदर। देखो ये जो 4D सीरीज के अंदर
तो बेटा कहां कहां पे इरेगुलरिटी है ये आपको नोट करना पड़ेगा, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बेटा देखो बाइंडिंग एनर्जी है क्या, मैं बता दूं बाइंडिंग एनर्जी है कि वो एनर्जी है जो मेटल के एटम्स को बाइंड करके रखती है क्रिस्टल के अंदर। बेटा बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो मेटल के एटम को क्या करती है, बाइंड करती है, जोड़ कर रखती है क्रिस्टल लेटाइस के अंदर, क्रिस्टल सॉलिड के अंदर। अब देखो कॉपर के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, क्रोमियम के एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर कोई एनर्जी है जो उनको जोड़ कर रखती है, इनको मिला कर रखती है, ठीक है, इनको कंबाइन करके रखती है। तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बेटा बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मेटल के एटम्स को बाइंड करके रखना, जोड़ कर रखना, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो एनर्जी उतनी देनी पड़ेगी हमें। बेटा एटम के एटम को, मेटल के एटम को अलग करना चाहेंगे तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था बांड एनर्जी, बेटा बांड एनर्जी भी इसी टाइप का ही है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू एटम कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। देखिए दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बांड एनर्जी। जब हम बांड को तोड़ते हैं तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा वो एनर्जी है जो एटम को बाइंड करके रखती है, मेटल के एटम को क्या करती है, बाइंड करके रखती है, जोड़ कर रखती है। जब उनको हम तोड़ना चाहें, अलग करना चाहें तो उतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी से पता चलेगा कि कौन सा एटम ज्यादा बाइंड है, कौन सा क्रिस्टल में बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, किसमें कम है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेटा एक तो डिपेंड करती है साइज पर। देखो बाइंडिंग एनर्जी एक डिपेंड करती है एटम के साइज पर। जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा जितना एटम का साइज छोटा होगा उतनी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। साइज छोटा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। अच्छा दूसरा बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंशियल में जो बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है उन पे डिपेंड करती है बाइंडिंग एनर्जी। या डिपेंड करती है उनके अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पे। बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उन पे बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना हुआ है बाइंडिंग एनर्जी का, इसके अंदर इरेगुलरिटीज भी हैं। बेटा इसमें ग्राफ के अंदर देखोगे ना आप, इरेगुलरिटीज है ग्राफ के अंदर। आपके पास बुक पढ़ी है बेटा, बुक में ये ग्राफ बना हुआ है बाइंडिंग एनर्जी का, और उसके अंदर देखोगे कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो स्कैंडियम की, बेटा स्कैंडियम है, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4:3D1, एक इलेक्ट्रॉन है डी में। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन है वो जाहिर अनपेयर्ड ही होगा। स्कैंडियम के बाद वेनेडियम आ जाता है, और इसके स्कैंडियम के बाद सॉरी टाइटेनियम आ जाता है। टाइटेनियम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम बेटा एटॉमिक नंबर 22, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4:3D2, तो डी में दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा स्कैंडियम से टाइटेनियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अच्छा उसके बाद वेनेडियम की देखो बेटा, वेनेडियम, वेनेडियम क्या है 4:3D3, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन हैं, और तीनों अनपेयर्ड हैं। और याद कर लो जो वेनेडियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है बेटा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। क्रोमियम की थोड़ी कम हो जाती है उससे, कि क्रोमियम जो डी ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है बेटा, क्रोमियम जो डी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, इतने मोबाइल नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एनर्जी उसके मुकाबले में कम है, ठीक है। और जो मैग्नीज की है उसकी भी थोड़ी कम है बेटा वैल्यू। अब देखो मतलब बाइंडिंग एनर्जी स्कैंडियम से टाइटेनियम की ज्यादा, टाइटेनियम से क्रोमियम की, वेनेडियम की ज्यादा, मैक्सिमम वेनेडियम की। उसके बाद क्रोमियम की थोड़ी कम हो जाती है, मैग्नीज की कम हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर भी जो डी ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है। उसके बाद आयरन है, आयरन की ज्यादा है, आयरन की बढ़ गई। आयरन के बाद कोबाल्ट निकल की मैक्सिम थोड़ी मतलब ज्यादा है। उसके बाद कॉपर की कम, और जिंक की बिल्कुल ही कम हो जाती है बेटा। देखो जिंक की वैल्यू बिल्कुल ही कम है बाइंडिंग एनर्जी की, जिसकी वजह जिंक का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। जिंक की कम इसलिए है कि जिंक का जो डी ऑर्बिटल वो कंप्लीट फील्ड है,
बेटा जिंक का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिट है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर है ही नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है। साइज भी इसका बड़ा हो जाता है, साइज भी क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो इसका देखो रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, मगर आपको कुछ ये याद करना पड़ेगा कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये याद करना पड़ेगा। अगर आपको 3D सीरीज का पूछा जाए कि भाई 3D सीरीज में बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, बेटा 3D सीरीज में सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो वेनेडियम की है, ये याद करना पड़ेगा। और लोएस्ट किसकी है, जिंक की, जिंक की सबसे लोएस्ट है, जिंक की सबसे लोअर है बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपको पूछा जाए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से पूछा जाए तो वेनेडियम की ज्यादा होगी, तो बेटा वेनेडियम की सबसे ज्यादा है। तो ये वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। अच्छा, फिर ये कि ये इसका कोई रीजन भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एक ऑथेंटिक एक रीजन हो ना इसका, क्योंकि जिस तरह ये बता रहा है कि भाई बाइंडिंग जो एनर्जी है उसी की ज्यादा होती है जिसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो हालांकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो क्रोमियम में ज्यादा है, मैग्नीज में ज्यादा है। फिर उसका रीजन दिया जाता है कि भाई उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने मोबाइल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन का पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन, मोबाइल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसी से हिसाब से बताया जाता है। और दूसरी बताया जाता है कि भाई उनका जो न्यूक्लियर मतलब ये जो डी ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल की वजह से उनको न्यूक्लियर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मोबाइल इतने नहीं होते हैं। ठीक है, मगर ये कोई इस तरह का रीजन जो एक होता है ऑथेंटिक रीजन, वो बेटा इससे की इरेगुलरिटी का नहीं गिवन है। तो आपको वैल्यूज थोड़ी याद करनी पड़ेंगी, आपको वैल्यूज को थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, वैल्यूज को याद करना पड़ेगा कि भाई किसकी कम है किसकी ज्यादा है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा भाई किस एलिमेंट की कम है किसकी ज्यादा है, पूछा जाएगा ना कि भाई कौन सा एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेनेडियम की है, सबसे कम किसकी है, जिंक की है, ये याद कर लो, इससे बेहतर है। तो अब देखो ये ग्राफ, बेटा ये ग्राफ भी है, या ग्राफ देकर भी पूछा जा सकता है, ग्राफ देकर भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ किससे रिलेटेड है, मतलब ये ग्राफ है ये किससे रिलेटेड है, और ग्राफ किस कौन सी प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहा है। जिससे आईपी का ग्राफ है, एटॉमिक साइज का ग्राफ है, आयनिक साइज का ग्राफ है, तो बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी है। ये इसमें थोड़ा कुछ आपको वैल्यूज मेमोराइज करनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बेटा जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो टफ होते हैं, बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। टफ और हार्डनेस ये डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पे। देखो टफनेस या उसकी हार्डनेस वो डिपेंड किस पे करती है, इसी बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वी शुड अंडरस्टैंड द बाइंडिंग एनर्जी। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी को समझना पड़ेगा, मतलब ये मेटलिक बॉन्ड है किस्म का, बाइंडिंग एनर्जी बेटा मेटलिक बॉन्ड को जाहिर कर रही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हार्ड है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, और ये ज्यादा हार्ड होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स से, और इनकी डेंसिटी भी एस ब्लॉक वालों से ज्यादा है। इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी भी ज्यादा है एस ब्लॉक वालों से। अच्छा, डेंसिटी का तो समझ में आ जाता है बेटा, डेंसिटी का सबब यह कि इनका न्यूक्लियर मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, और डेंसिटी ज्यादा उसी की होती है जिसका मास ज्यादा और वॉल्यूम कम हो, ये तो बात समझ में आ जाती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कि ये ज्यादा टफ होते हैं, इनका बॉन्ड जो मेटलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसके वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, और बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। इस ब्लॉक वाले भी मेटल हैं, ये भी डी ब्लॉक वाले मेटल हैं, मगर इस ब्लॉक वाले जो हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं जितनी डी ब्लॉक वालों की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर मेजर्ड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटलिक बॉन्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड किस पे करती है, मेटलिक बॉन्ड पे। बेटा ये सारी जो प्रॉपर्टी जिनका हमने जिक्र किया, ये सारी प्रॉपर्टीज मेटलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती हैं, मेटलिक बॉन्ड पे डिपेंड करती हैं। जितना मेटल का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उतनी हिसाब से उसके अंदर वो ज्यादा हार्ड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। अच्छा, अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एस इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो डी वाले हैं वो भी डीलोकलाइज में हिस्सा लेते हैं और एस के इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइज में हिस्सा लेते हैं। मेटलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेटलिक जो बॉन्ड है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अब आते हैं वेरिएशन इन द बॉन्ड एनर्जी, वेरिएशन जो बॉन्ड एनर्जी का है वो इतना इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। कहते हैं वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट गए मतलब स्कैंडियम से लेकर
जिंक तक। बाकी बेटा ये एलिमेंट्स दो आपको बताए, ये जो है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनमें इनकी तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बेटा, इनकी तो बाइंडिंग एनर्जी कम है। देखो कहते हैं जैसे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बता दिया, स्कैंडियम में 1 है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में 2 हैं, वेनेडियम में 3 है, ठीक है। क्रोमियम में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहते हैं जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज अप टू ग्रुप 5, ग्रुप 5वें तक। कोई 5वां ग्रुप कौन सा? वेनेडियम का ग्रुप, वेनेडियम फैमिली। एंड 6b क्रोमियम फैमिली। आफ्टर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बनाना शुरू कर देते हैं बेटा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पेयर बनाएंगे, अगर डी में 7 इलेक्ट्रॉन तो वो भी पेयर बनाएंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी पेयर बनेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन है तो भी पेयर बनेंगे, अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो सारे पेयर बना लेंगे, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तो जाहिर है बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो आ जाते हैं आखिर में क्या हो जाता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी सेकंड बी की कम है। तो सेकंड बी का तो समझ में आ जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी इसलिए कम है कि उनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। बेटा डी ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, और उनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर नहीं है, और उनका साइज भी बड़ा है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो बेटा जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जिंक ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट कम है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी तो इवन लिक्विड में मिलता है आपको। देखो बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर आपको पूछा जाए कि डी ब्लॉक में किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, किस ग्रुप का, तो वो है सेकंड बी। सेकंड बी का बेटा, सेकंड बी वाले ग्रुप के एलिमेंट्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। और मरकरी का तो आपको पता है एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। डी ब्लॉक में अगर कोई लिक्विड फॉर्म वाला एलिमेंट है वो मरकरी है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। तो ये था बेटा बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ, और इसमें आपको याद यही करना है कि बाइंडिंग एनर्जी किसकी कम है किसकी ज्यादा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। और जिंक का अगर पूछा जाता है तो जिंक का डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड है, उसके अंदर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 0 है, इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। और हाईएस्ट में हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी वेनेडियम की है, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाईएस्ट बेटा बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वेनेडियम की है, ठीक है। और बाकी हम कल पढ़ लेंगे, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अलाई फॉर्मेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अच्छा बेटा क्लास आपकी इवनिंग में भी होगी अब, तो कल हो सकता है पेपर, नहीं तो आपको जो है इवनिंग में भी मैं पढ़ा लूंगा। और कोशिश यही होगी कि जो फर्स्ट सेकंड तक आपका सिलेबस ये इंटर का कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम फर्स्ट ईयर स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप इवनिंग में बेटा क्लास लिया करें। इवनिंग में जो रिमेनिंग बेटा टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ा देंगे। एक तो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि भाई उनके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ा लेंगे, और जो बच्चे सिंध का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं उनको सिंध का सिलेबस भी इवनिंग में हम पढ़ा लेंगे। बेटा इवनिंग में जो सिंध का सिलेबस है, क्योंकि ये तो फेडरल का सारा सिलेबस है, सिंध का सिलेबस जो भी है वो आपको इवनिंग में हम पढ़ा लेंगे। तो इवनिंग में भी आप क्लास लिया करें बेटा। जो स्टूडेंट्स इवनिंग में क्लास नहीं लेते हैं ना, उनके लिए फिर वो होगा कि वो पढ़ नहीं पाएंगे सब्जेक्ट्स, मगर हम तो सबको ऑफर दे देते हैं कि इवनिंग में भी सारे स्टूडेंट्स क्लास लें, ताकि हम इवनिंग में मॉर्निंग और इवनिंग लेकर बेटा जो आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दें। अगर हम ये सिलेबस जल्दी कंप्लीट करवा लेंगे तो फिर इवनिंग में अब लोगों के जो सिंध का सिलेबस बेटा रहता है वो हम पढ़ा लेंगे।